तो क्या ईरान और अमेरिका में जजमेंट डे जैसी स्थिति आ गई? और अगर आ गई है तो पूरी दुनिया क्या इससे अस्थिर नहीं हो जाएगी? ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत लगभग फेल होती है तो वो करेगा क्या? अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? क्या युद्ध ही अब आखिरी विकल्प माना जाए? और क्या ये युद्ध जानबूझकर उकसाया नहीं जा रहा है? जब सारे ही विकल्प ऐसे दिए जाएं किसी को कि उसके पास युद्ध के अलावा, करो या मरो के अलावा कोई विकल्प ही ना बचे। लेकिन क्या ईरान को हल्का समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी? वेनेजुएला है, इराक है, यमन है, क्या समझा जा रहा है? और क्या पावर है? आखिर दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर खुद को कहता है, आर्थिक मोर्चे पर, हथियार के मोर्चे पर, आखिर उससे ईरान इस तरह से क्यों रिटेलिएट कर रहा है या उससे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। थोड़ा अपडेट सबसे पहले जान लेते हैं। एक और बड़ा बयान इन सब के बीच आया है। एक बातचीत जो हुई है, वो बातचीत किस तरह से हो रही थी, वो बातचीत का प्रकार ही आपको चौंका देगा। उस बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया और उस बातचीत के दौरान अचानक से ये टैरिफ वाली धमकी दे दी जाती है कि ईरान और ईरान के जो सपोर्ट करने वाले हैं या जो व्यापार करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उन पर 25% टैरिफ थोप दिया जाएगा। क्या इसे समझा जाएगा? क्या वाकई आप बातचीत की मेज पर हैं या विटकॉफ वहां सिर्फ मजाक करने गए हैं? इन सब के बीच अराक्ची का भी एक बड़ा बयान है फलस्तीन को लेकर कि वो हमारा मोरल कंपास है और आप अगर कहें कि सबसे रिश्ते तोड़ लो अगल बगल से, ये वाली शर्त भी नहीं चलेगी। तो ये बड़े अपडेट हैं। तो क्या अब युद्ध ही आखिरी विकल्प रह गया है इसी बड़े सवाल के साथ? और ईरान के पास वो ताकत क्या है? दिलचस्प बात तो यह है कि जो चर्चा चल रही थी वो आपको जानना चाहिए। एक कमरे में विटकॉफ, कुशनर बैठे हुए हैं, वो कोई बात करते हैं। फिर जो विदेश मंत्री ओमान के, उनका नाम बड़ा कठिन है, सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी, वो उस कमरे से बात करके आते हैं, दूसरे में पहुंचते हैं जहाँ अराक्ची बैठे हुए हैं, उनको बताते हैं। फिर उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहे हैं। आमने सामने की बात ही नहीं हो पा रही है। आमने सामने की बात तो बहुत दूर है। यही तय नहीं हो पा रहा कि किस मुद्दे पर बात करनी है। और क्या अमेरिका इसके जरिए टाइम गेन करना चाह रहा है? कोई तैयारी उसके दिमाग में चल रही है? और बार बार ये धमकियां देना कि अब्राहम लिंकन खड़ा है, अब्राहम लिंकन खड़ा है, अब्राहम लिंकन खड़ा है। बातचीत के दौर में ये कैसी धमकियां, कैसे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है? ये इस वक्त का मोटा मोटी अपडेट है। लेकिन ईरान की ताकत, सबसे बड़ा पहलू है कि आखिर करो या मरो वाली स्टेज पर ईरान है क्यों? क्या है उसकी ताकत? अमेरिका के साथ तनाव के मद्देनज़र अब तक ईरान का जो नेतृत्व है, जो वहाँ की पॉलिटिकल नेतृत्व है, वो अपने प्रयासों को गहन कूटनीति पर केंद्रित किए हुए है। लगातार वो अपनी जो रीजनल ताकतें उसकी रही हैं, उन्हें वो एक्टिव कर रहा है ताकि ट्रंप पर हमले के खिलाफ एक दबाव बनाया जा सके। ईरान जोर देकर साफ कर चुका है कि अमेरिका का ईरान पर हमला पूरे इलाके में युद्ध भड़काएगा, पूरे ये उस रीजन को अशांत कर देगा। सऊदी अरब है, यूएई और जॉर्डन, वो पहले ही ये साफ कर चुके हैं, वो अपना हवाई क्षेत्र और ज़मीन ईरान पर किसी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब अमेरिका के विकल्प हो जाते हैं सीमित। इसी वजह से वहां से जाके इतना बड़ा जंगी बेड़ा तैनात किया गया समंदर के रास्ते से। अब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजरायली सैन्य ठिकानों और संसाधनों को भी टारगेट किया जा सकता है। क्या ऐसा जून में उसने नहीं किया था? जून में किया था, लेकिन बताकर किया था कि मैं हमला कर रहा हूं। पर अब जब युद्ध होगा तो बताकर कुछ नहीं होगा। तो ये जो पड़ोसी है मध्य पूर्व में, इराक, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन इसमें है, सीरिया इसमें है, कुवैत इसमें है, इन पर भी हमला होगा। अमेरिका के साथ पहले के संघर्षों में ईरान के जो रिएक्शन थे वो बहुत नपे तुले हुआ करते थे, बहुत बैलेंस रहा करते थे। 2025 में भी जो युद्ध हुआ जून में, ईरान इजराइल के दौरान जो तनाव था, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया। उसकी चेतावनी वो पहले ही दे चुका था। इससे पहले जनवरी 2020 में कुछ फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद इराक के एन अल असद एयरबेस पर हमले से पहले भी ईरान ने अमेरिका को आगाह कर दिया था। हालांकि मौजूदा हालात में ईरान किसी भी अमेरिकी हमले को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। ये बोल चुका है वो कि मामूली सा हमला भी पूरे युद्ध माना जाएगा। हालिया शांति के दौरान ट्रंप ने कहा कि अब ईरान में नया नेतृत्व तलाशने का समय आ गया। वो तो खैर बार बार बदल रहे हैं, उसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे। तो खबरों के मुताबिक उन्होंने ऐसे सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया है जिसमें नए विरोध प्रदर्शन भड़के, इस्लामिक रिपब्लिक को गिराया जा सके। तो जैसे जैसे तनाव बढ़ा है, ईरान ने यह चेतावनी दी है कि किसी भी पैमाने पर हमला
युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसे ईरान की तरफ से अमेरिका को ईरान के कमांड और कंट्रोल ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक से रोकने के तौर की पर देखा जा रहा है, कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और जो रजा पहलवी है, निर्वासित नेता वहीं रहते हैं, रजा पहलवी ने ऐसे हमले की मांग की है जो मौजूदा हालात में व्यवस्था को और कमजोर करे और ईरान में फिर से कोई विरोध प्रदर्शन भड़काया जा सके। इन सब के बीच ईरान की असल ताकत क्या है, और खुद अमेरिका के विदेश मंत्री बोल रहे हैं मार्को रूबियो 28 जनवरी, मध्य पूर्व में 8 या 9 ठिकानों पर 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये सभी हजारों ईरानी यूएवी और ईरानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता में, कम दूरी की उसकी मिसाइल क्षमता भी हम आगे आपको बताएंगे। ईरान के पास करीब करीब 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, छोटी और मध्यम दूरी की ये मिसाइल है। तो कम से कम जो आसपास के टारगेट हैं वो तो सेट हैं। इजराइल के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने कई बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। कुछ इजराइल की जो भारी भरकम जो उसकी रडार सिस्टम की बात कही जाती है, डोम की बात कही जाती है, उसको भेद चुका है ईरान। अब अमेरिका के पास अगर एंटी मिसाइल सिस्टम तो है, लेकिन इजराइल की तुलना में बहुत बड़े इलाके को अमेरिका को ढकना होगा। टोकनी ढकने से काम नहीं चलेगा ना, बड़े इलाके को कवर करना पड़ेगा और हजारों करोड़ खर्च होते हैं उस टेक्नोलॉजी पर। ईरान का दावा यह कि युद्ध के बाद जो उसकी मिसाइल क्षमताएं वो फिर से तैयार हुई हैं। खुर्रम शहर है, खैबर है, खुर्रम शहर खैबर सबसे ज्यादा इसकी चर्चा चल रही। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM इसे कहा जाता है, करीब करीब 2000 किलोमीटर। कुछ सोर्स तो कहते हैं और बड़ा हमला है। वॉरहेड कितना ले जा सकती है? 1500 से 1800 किलोग्राम का वॉरहेड ये ढो सकती है, बम रख के चल सकती है। अब और भी बड़े जो भारी वॉरहेड हैं वो ले जा सकती है। इस पूरे परिवार की सबसे स्ट्रांग मिसाइल है सेजिल। ये ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 1500 से 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। नए अगर आधुनिक मानक में देखें, मिड टू लॉन्ग रेंज में ही आती है। ठोस ईंधन का मतलब कि तेज तैयारी और तेजी से लॉन्च इसका हो सकता है और जल्द से जल्द ये टारगेट पर पहुंच जाएगी। गदर 10, इसे गदर 110, इसे कद्र 110 भी कहा जाता है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता 1800 से 2000 किलोमीटर, वारहेड 650 से 1000 किलोग्राम तक का। शाहाब 3 से एडवांस वेरिएंट है, टारगेट सेट करना और मार देना। शाहाब 3 और इसके जो और वेरिएंट है वो बढ़ गए। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है शाहाब, 1000 से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है, 1200 किलोग्राम का तो ले जा ही सकती है वॉरहेड। छोटा मोटा भी ले जाना हो तो दिक्कत नहीं। बेसिक यही है, शाहाब ही है बेसिक, इसी पर ये नई नई मिसाइलें बनी है। अल कासिम, इसे इमाद के नाम से भी जाना जाता है, ये एडवांस मिसाइल है। ये ईरान की जो नई नई एक सीरीज चल रही है जिसमें वो टारगेट को सेट कर रहा है, बड़ी हुई क्षमता के साथ इसे बनाया गया है। हज कासिम की जो रेंज है 1400 किलोमीटर है, इमाद 1700 किलोमीटर है। गाइडेड मिसाइल है ये, और इसके जो ट्रायल उसने किया है वो कामयाब भी रहे हैं। कई मिसाइलें ऐसी जो समुद्र से मार करने की, पानी से मार करने की क्षमता रखती हैं और उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने जो चलता फिरता युद्ध का शहर अब्राहम लिंकन भेजा है उस पर टारगेट किया जा सके। रिपोर्ट यह भी किया जा रहा है कि रूस और चीन पिछले साल जून से ईरान की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार मदद कर रहे थे। चलो आमने सामने ना सही, लेकिन पुराना स्टाइल क्या था ईरान का वो भी जान लो आप। अभी तो ये होगा कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और अमेरिका की आधुनिक है। माना नहीं मुकाबला कर सकते, लेकिन वो अपनी परंपरागत रणनीति बदल सकता है। तेज हमलावर नौकाओं या ड्रोन के जरिए एक साथ दुश्मन की सेंसर और वायु रक्षा प्रणालियों को मात देगा, वो एयर डिफेंस सिस्टम को भेदेगा। वो ईरान फारस की खाड़ी में अपनी स्पीड बोट और शाहिद 136 ड्रोन के जरिए ऐसी रणनीति अपना सकता है। शाहिद 136 कहां इस्तेमाल हो रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ते तनाव के बीच जो मीडिया संस्थान है ईरान के, और ख़ासतौर पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनसे जुड़े आउटलेट इस रणनीति पर जोर दे रहे हैं। 29 जनवरी को ईरानी सेना ने घोषणा की कि 1000 रणनीतिक ड्रोन मिले हैं। और सबसे बड़ी ताकत, अमेरिका का सबसे बड़ा डर, इसके आसपास के अपने सहयोगी जिन्हें दुनिया की नज़र में आतंकी दिखाया गया। ईरान दशकों से अपने जो आसपास के मिलिशिया हैं
मिलिशिया नेटवर्क है उन्हें पैसे दे रहा है, हथियार देता रहा है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। इराक के गुट है, लेबनान का हिजबुल्लाह है, यमन के हूथी इसमें है। पिछले 2 साल में इजराइल ने ईरान के इन सहयोगियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की सीमा से बाहर ताकत दिखाने की क्षमता इनकी कम हुई है, लेकिन फिर भी अगर ये सब मिलकर अमेरिकी ठिकाने पर हमला करेंगे तो गंभीर खतरा तो बनेंगे। 2025 के ईरान इजराइल युद्ध में ये गुट सीधे शामिल नहीं हुए, डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन अगर ईरान के लिए अमेरिका से जब युद्ध होगा और उसके अस्तित्व का सवाल बनेगा तो ईरान और उसके सहयोगी की जो रिएक्शंस हैं वो बदल सकती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ईरान समर्थित जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है पीएमएफ, इससे जुड़े कुछ इराकी गुटों ने ईरान की रक्षा करने की बात कह दी है। काताइब हिजबुल्लाह ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से ईरान के समर्थन के लिए तैयार रहने को कहा है। इसी तरह अल नुजाबा मूवमेंट और बद्र संगठन ने भी ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने ईरान के समर्थन की बात कही है, हमले की चेतावनी भी दे दी है, लेकिन कहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो यह समूह तय करेगा कि कब और कैसे हस्तक्षेप करना है। हालांकि इराक और लेबनान दोनों जगह इन गुटों पर हथियार छोड़ने का दबाव है, लेकिन अगर वो संघर्ष में उतरते हैं तो ताकत बढ़ेगी ईरान की। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हूथी लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। 26 जनवरी को हूथी गुटों ने आग में घिरे एक जहाज़ की तस्वीरों का वीडियो जारी किया था और उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, जल्द। हालांकि मई 2025 में अमेरिका से संघर्ष विराम पर ये बरकरार रहना चाहेंगे अगर हूथी, जो 2025 में हुआ, तो फिर ईरान का साथ न देने का भी फैसला कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी भौगोलिक ताकत यानी होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करना, वो हमेशा से ईरान यही धमकी देता है। खाड़ी का जो ये संकरा रास्ता है ये दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के तेल यातायात के लिए जिम्मेदार है। इसे बंद करने के लिए नौसैनिक बारूदी सुरंग बिछाई जा सकती है, क्रूज मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती है, तटीय रक्षा, स्पीड बोट्स, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि ईरान का लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उससे उसे भी बहुत नुकसान होगा। सबसे बड़े जो तेल ग्राहक है और सहयोगी है चीन, उसका व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचेगा जिन्होंने अब तक ईरान का समर्थन किया, नैतिक ही सही। और इसी वजह से हालिया अमेरिकी ईरान तनाव में, ईरान की बयानबाजी में ये विकल्प नहीं रहा है, लेकिन इससे पहले वो हमेशा इसकी धमकी देता रहा। केवल एक सांसद ने इसकी मांग की है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका भी इस बात को जानता है कि इस बार वेनेजुएला, इराक, सीरिया, यमन जैसा मामला नहीं है, वरना बार बार अब्राहम लिंकन की धमकी कौन देता है? अरे भैया, इतना बड़ा युद्ध बरसाने वाला शहर है तो बरसा दो बम। लेकिन वही बात है, गरजने वाले और बरसने वाले बादल वाली बात। एक और कहावत भी है, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। नमस्कार।